स्टेटमेंट्स का? दो। पहला है बैलेंस शीट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए यहां पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में सबसे पहला पार्ट आता है आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। अब इसके अंदर कितनी चीजें हैं? चार। दो इक्विटी की, दो लायबिलिटी की। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरे नंबर का है एप्लीकेशन रिसीव पेंडिंग। कितनी चीज आएगी, मतलब क्या क्या आएगा? इधर तीन चीजें आती है, 1 2 और 3। पहली आती कौन सी? शेयर कैपिटल, दूसरी हो गई रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरी क्या हो गई? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज। और इधर आपकी फोर्थ आइटम आई करंट लायबिलिटीज। ठीक है। फिर यहां पे हम लिखते हैं असेट्स। लिखा। फिर असेट्स में हम क्या डालते हैं? सबसे पहला करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और नंबर 2 पे लिखते हैं करंट असेट्स। ठीक है, डन। यहां तक किसी को कोई समस्या? पूरी बैलेंस शीट में ये चीजें आपकी पता है कि नहीं पता? डन। चलो आगे देखें। अब सुन, यहां पे मैंने दो तीन चीजों को मिला के देखा कि कौन सी चीज क्या बनेगी। ठीक है, तो देखो ये हो गए आपके नॉन करंट एसेट्स तो डायरेक्ट वर्ड, करंट एसेट्स तो डायरेक्ट वर्ड, करंट लायबिलिटीज तो डायरेक्ट वर्ड। ठीक है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा, क्या करा? इन दोनों को ऐड करा, तो इन दोनों को मिला के बना टोटल डेट्स। इन दोनों को मिला के क्या बना? टोटल डेट्स। ठीक है। और डेट्स, डेट्स बोलते हैं ना। ठीक है। फिर यहाँ पे इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बने? इक्विटी। इन दोनों को मिलाया तो क्या बनी? इक्विटी बनी। ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को बनाया तो क्या बनी? इक्विटी बनी। अब यहां से मैंने इसको लिया, मतलब इधर से ये दोनों आए और इधर से सिर्फ करंट नॉन करंट लायबिलिटीज आई। कितनी चीज आई? देखिए आखिरी वाले वो उसमें गिनो, ब्रैकेट में कितनी चीज आ रही है? 1 2 और 3। दिखी क्या? दिखी रिया? दिखी? तो इसे मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला इसे मैंने? कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट की खासियत क्या होती है कि दोनों तरफ का जो टोटल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ छोड़ा क्या मैंने? करंट लायबिलिटीज को छोड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बैलेंस शीट के टोटल में से कुछ भी माइनस कर, मतलब करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस करूं तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट के टोटल में से क्या माइनस करा? करंट लायबिलिटीज को माइनस, तो वो क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो करंट लायबिलिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया यहाँ पे कि नहीं आया? पक्का? डन। अच्छा, हम इन्हें क्या बोलते हैं? परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? परमानेंट इन्वेस्टमेंट्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स। और ये क्या हो गया? हमारे वर्किंग कैपिटल का पार्ट। ठीक है, ये क्या हो गई? तो कई बार इसे हम
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं हम इसे कई बार? वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अच्छा तो फिर नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलेंगे? तो इसमें से अगर मैंने माइनस क्या कर दिया, करंट लायबिलिटीज को, किसको माइनस कर दिया? करंट लायबिलिटीज को, तो क्या बन जाएगी? वर्किंग कैपिटल बन जाएगी। ग्रॉस से क्या हट जाए? ग्रॉस हट जाएगा और ये क्या बन जाएगी? आपकी वर्किंग कैपिटल। तो बताओ यहां से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या निकला? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहां तक किसी को जो भी पढ़ाया अभी तक उसमें कुछ डाउट नहीं है? यहां तक जो भी पढ़ाया कुछ भी डाउट? अब देखो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहली चीज उसमें हम क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लिखते हैं नेट सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोला हमने? नेट सेल्स। ठीक है, अब ये जो नेट सेल्स है इसके बाद हम सेकेंड नंबर पे लिखते क्या थे? अदर इनकम। तो ये इसका आगे का करंट। ठीक है, थर्ड आती थी फिर टोटल इनकम। सही, करंट एसेट का आगे का नहीं बेटे, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना। ठीक है। फिर आया आपका फोर्थ पॉइंट एक्सपेंसेस, और जब एक्सपेंसेस माइनस कर दिए तो फिफ्थ पॉइंट पे क्या आया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स। इसमें से फिर मैंने छठे नंबर पे माइनस करा था टैक्स, लेस टैक्स। और फिर मुझे मिला था सेवन नंबर पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही बात है। डन। हाँ जी। ये याद आया कुछ पढ़ा था? हाँ। तो मतलब जब भी मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं तो मैं किधर बात कर रहा हूं? इधर बात कर रहा हूं। ठीक है, और जब भी मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि भैया ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं तो जो आखिरी में आपके पास बचा है वो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? इसे हमने बोला आरएफओ। इसे हमने क्या बोला? आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कौन सी चीज कहां से उठ के आई इस बात का ध्यान रखो। क्या बोला? कौन सी चीज कहां से उठ के आई इस बात का ध्यान रखो बस। यहां पे किसी को कोई डाउट? रिया कोई डाउट? कुछ देख, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। मैंने पूरे साल में कितने का सामान बेचे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स एक ही बात होगी। फिर दूसरे नंबर पर अदर इनकम, इन दोनों को ऐड करा तो क्या बनी? टोटल इनकम। और उसमें से सारे खर्चे माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला? बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स एक लायबिलिटी जो सरकार के प्रति है तो वो दिया, और उसके बाद क्या मिला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। सर क्या बोला आपने? अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के दो हिस्से। हाँ। एक जो कंपनी अपने पास रखेगी जिसका नाम होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ। और दूसरा डिविडेंड्स, ठीक है। जो कंपनी डिविडेंड्स के तौर पे देगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ये प्रॉफिट के दो हिस्से, हम इसको दूसरी भाषा में, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, और इसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। क्या बोला मैंने इसे?
डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स। डन, कोई समस्या नहीं। चलिए रेशोज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये सबके पास प्रेजेंट होना चाहिए पढ़ाते टाइम पे। ये जब हम रेशोज को समझेंगे तो ये सबके पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए पूरा का डाल वीडियो ही बंद किया सबसे पहले आए आपके करंट रेशोज। करंट रेशो सॉल्वेंसी रेशो, करंट रेशोज में, लिक्विडिटी रेशोज में सबसे पहला करंट रेशो। सबसे पहला कौन सा? करंट रेशो। और दूसरे नंबर का है क्विक रेशो। ठीक है, अब सुनिए, नाम ही क्या है? करंट है। नाम क्या है? करंट है। करंट है। तो ऊपर नीचे क्या लिखेंगे? करंट अपॉन में करंट। अच्छा ठीक है। हम किस में से किसको माइनस करते हैं? असेट्स में से लायबिलिटीज को। तो पहले असेट्स लिख देंगे, फिर लायबिलिटीज लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया? करंट एसेट माइनस लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। आइडियल रेशियो का मतलब है कि अगर कंपनी का ये रेशियो है तो ये मान के चलते कि भैया कंपनी, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, एक बैलेंस्ड पोजीशन में है। ठीक है। अब देखो यहां पे क्विक रेशियो में क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड क्या लिखा है? क्विक असेट्स। क्विक। तो यहां पे लिख दिया क्विक असेट्स। हमने बोला कि भैया हमारे पास जो संपत्तियां हैं उनको आप कम कर सकते हो, लेकिन लाइबिलिटीज जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उसे कम कर सकते हो क्या? नहीं। तो नीचे वही की वही चीज उठ के आ जाएगी, तो माने करंट लाइबिलिटीज। तो रेशो क्या बन गया? क्विक असेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। क्विक असेट्स का दूसरा नाम लिक्विड रेशो। क्विक रेशो का दूसरा नाम क्या? लिक्विड रेशो। तो क्विक असेट का दूसरा नाम क्या? लिक्विड असेट्स। दूसरा नाम क्या हो गया इसका? लिक्विड असेट्स। ठीक है। और इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। इसका आइडियल रेशो क्या होता है? 1:1। अच्छा, अब मैं क्या, किसी बच्चे को मन में ख्याल आया कि सर करंट असेट सुना, करंट लायबिलिटी सुना, क्विक असेट्स अभी तक बैलेंस शीट में नहीं देखी, आया क्या विचार? क्विक असेट्स देखे क्या तूने बैलेंस शीट में? कहीं पे लिखे हुए थे क्या? नहीं। तो क्विक असेट्स होते हैं ऐसे एसेट्स जो तुरंत या बोलूं बहुत कम समय में आपकी कैश में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस, अच्छा 11th में याद करो अकाउंट्स में सबसे आखिरी में क्या बचती थी? क्लोजिंग स्टॉक। सबसे आखिरी में क्या बचता था 11th में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे? तो सबसे आखिरी में क्या बचता था? क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे से भी सबसे पहले क्या हुआ? इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज वाले स्टॉक। अच्छा, ऐसा खर्चा जो अब कैश, मतलब ऐसी चीजें जो अब कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इधर एक बार और बताओ। क्विक असेट्स, करंट असेट्स पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो अगर ये साइड भी पता तो ये साइड पता होनी चाहिए। तो चलो करंट असेट्स पता है, हाँ पता है। उसमें से क्या माइनस करी? इन्वेंटरीज। साल के अंत में सबसे ज्यादा क्या बच जाती है? सबसे बड़ी एडजस्टमेंट क्या होती है? इन्वेंटरीज, स्टॉक।
तो माइनस कर दो इन्वेंट्रीज को। अब सुनो, तुमने अपने आके वर्कर्स को एडवांस में पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो क्या तुम अगर वो काम नहीं कर रहे तो क्या उनसे आप पैसा ले सकते हो? नहीं। क्या आप उनसे पैसा ले सकते हो? नहीं। काम कर रहा है। तो क्या वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं कभी? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा प्रीपेड। एक्सपेंसेस क्या करा, इसीलिए यहाँ से माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का? हाँ। तो ये मतलब देखो करंट रेशियो दिया है क्वेश्चन में। करंट रेशियो की वैल्यू है 3:2, 3:1 सॉरी। फिर है आपके पास the current ratio of a company is 3:1, the value of its current liability is 4 lakh rupees. Current liability is 4 lakh rupees ठीक है। और you have to find current assets। ठीक है, हाँ। डन। तब यहां से आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड की करंट असेट्स कितने का है। अब देखो मेरे को ये पता है कि भैया करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन है। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, सॉरी ये गिवन है, और ये फाइंड करनी है। तो चलो लिखो 3 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन में 4 लाख। ठीक है, अच्छा इसको करा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर, इधर का इधर, तो यहाँ पे ये गया तो 3 into 4 lakhs इज इक्वल टू करंट असेट्स। तो यहाँ से करंट असेट्स की वैल्यू निकली 12 लाख रुपीज। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? बच्चों का क्वेश्चन। अब करेंगे थोड़ा धन का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे कंपनी का करंट रेशियो है 3:1, क्विक रेशियो है 1.5:1, इन्वेंटरीज की वैल्यू दे रखी है 3 लाख। आपको फाइंड करना है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कुछ थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ज्यादा, पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना। चलो देखते कैसे। मेरे को पहले बताओ किस चीज में रिलेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? किन चीजों में रिलेशन दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में? क्या किसी एक चीज को तो फाइंड आउट कर ही सकते हो? क्विक रेशियो, इन्वेंटरीज और इन्वेंटरीज दी है तो मैं क्विक रेशियो से क्विक रेशियो को यूज कर सकते हैं। हाँ। चलो डन। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अच्छा, आप क्विक रेशियो के लिए क्विक असेट्स को कैसे लिख सकते हो? करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज लिख सकते हैं अपॉन में करंट लायबिलिटीज। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू। अच्छा करंट असेट्स ऐसा का ऐसा? जरा आपने दोनों जगह पूरा लिख दिया कि क्विक रेशियो नहीं कैसे आएगा, कैसे आएगा क्विक रेशियो क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स का फॉर्मूला होता है ना कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंटरीज। हाँ माइनस, तो मैंने उसकी जगह पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है। अब समझा? अब देखो यहाँ पे माइनस इन्वेंटरीज है कितने की? 3 लाख की, अपॉन में करंट लायबिलिटीज अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब देखो ये इधर गया, ये इधर आया, अर्ज कर दे इसको, कर दे। तो देखो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस 3 लाख अपॉन में 1.5।
कुछ गलत बोला क्या? नहीं। पक्का? पक्की बात। इसे मैंने कॉलम बनाया और इसे डाला मैंने 1, इसे क्या डाला? 1। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व कर सकते हैं 1.5 को? नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, है ना? अब इसके आगे सॉल्व करें भैया। यहाँ पे मेरे को करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है कि भैया करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। रिया कुछ गलत बोला क्या? अच्छा, करंट रेशियो की वैल्यू क्या है? 3/1। करंट असेट्स को ऐसा का ऐसा लिखा, और मेरे को यहाँ पे से पता चला कि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। पता चला? पता चला कि नहीं? पता चल चल गया। तो ये है CA माइनस 3 लाख अपॉन में 1.5। डन? कोई समस्या? पक्का? अच्छा, इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया? 3 = 1.5 CA अपॉन में CA माइनस 3 लाख। ये उठ के इधर गया, ये उठ के इधर आया, तो क्या बना? CA माइनस 3 लाख = 1.5 CA अपॉन में 3। इधर था मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और इधर जाके ये ऐसा नहीं हो सकते सर। कैसा? सिर्फ CA माइनस 3 लाख को उधर भेज दो। अच्छा, 3CA माइनस, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो 3 से। तो चलो ये क्या बन जाएगा? फिर ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो ये समझ में आया 3, तो ये कितना बन जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, ये इधर उठ के गया, तो ये क्या बन गया? 3CA माइनस 9 लाख। इधर माइनस में है, तो उधर जाके 3CA को उधर भेज दो। सुनो, इधर माइनस में है, तो इधर जाके, इधर देख, इधर जाके प्लस में, और इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में। तो 3CA माइनस 1.5 CA = 9 लाख। ये क्या बन गया? 1.5 CA = 9 लाख, और CA = 9 लाख अपॉन में 1.5। सॉल्व हो सकता है? चलो सॉल्व करो, कितना आएगा? मैं बास्केटबॉल वाला भेजूंगा। तो करंट असेट्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 6 लाख। क्या आप अब यहाँ से करंट लायबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो? फिजिकल शू करंट असेट्स कितने के निकले? 6 लाख के, तो 6 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटीज। ठीक है, चलो 6 लाख को पूरे ये इधर गया, ये इधर आया, तो CL = 6 अपॉन में 3 कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है, तो यहां से आपकी जो वैल्यू निकली, एक आंसर ये है और एक आंसर आपका ये है।